बिहार के लोगों के खिलाफ मुहिम चलाने वाली पार्टी शिवसेना के प्रमुख बाल ठाकरे का परिवार भी कभी बिहार से आया था। दिग्विजय सिंह के इस दावे पर विवाद बढ़ता जा रहा है। आज शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने दिग्विजय सिंह के दावे को खारिज करते हुए कहा कि जिस किताब का जिक्र दिग्विजय सिंह सबूत के तौर पर कर रहे हैं उसमें ठाकरे समाज के बारे में लिखा गया है, ठाकरे परिवार के बारे में नहीं। बाल ठाकरे के पिता केशव सीताराम ठाकरे उर्फ प्रबोधनकार ठाकरे की यही वो किताब है जिसके हवाले से कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ये दावा कर रहे हैं कि बाल ठाकरे का परिवार कभी बिहार से आया था। लेकिन शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे दिग्विजय सिंह के दावे को खारिज कर रहे हैं, जबकि दिग्विजय सिंह अभी भी अपने बयान पर कायम है। मेरे दादा ने जो कुछ लिखा है वो समाज के बारे में है। हम जिस समाज से है, चंद्रसेनिया कायस्थ प्रभु, उस समाज की बिहार में क्या स्थिति थी उस बारे में लिखा है, हमारे परिवार के बारे में नहीं लिखा है। जिस प्रकार के वे हिंदुस्तान के दूसरे प्रदेशों में रहने वाले नागरिकों के बारे में टिप्पणी करते हैं, ये उचित नहीं है। सर, आपने उनको याद दिलाया है मैंने कि उनका परिवार भी बिहार से ही आया था, आज से 400 साल पहले। बिहारी और मराठी का ये मुद्दा एक बार फिर तब गरमाया था जब बाल ठाकरे के भतीजे और एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई में रह रहे बिहार के लोगों को खदेड़ने की धमकी दी थी। इसी के बाद दिग्विजय सिंह ने ये कहकर सनसनी फैला दी थी कि खुद ठाकरे परिवार बिहार से आया था। अब आपको दिखाते हैं दिग्विजय सिंह जिस किताब के आधार पर ये दावा कर रहे हैं उस किताब में लिखा क्या है। इस किताब के 45वें पन्ने पर जो बात कही गई है उसे बताया गया है, जिसमें ठाकरे नाम का साफ तौर पर जिक्र जो है यहाँ पर नजर आता है। इसमें मगध जो राज्य था वहाँ के महाप्रज्ञानंद, जो कि एक लोभी राजा के तौर पर जाने जाते थे, उस वक्त की कहानी बताई गई है। इसमें जो क्षत्रिय परिवार रहा करते थे वो खासे नाराज थे इस राजा से, जिसके चलते कुछ परिवार कश्मीर की ओर निकल गए तो कुछ मध्य भारत की ओर। मध्य भारत में कुल 80 परिवार पहुंचे। तल भोपाल, जो कि भोपाल है, उस इलाके में ये परिवार रहने लगे। यवनी राजा तब वहाँ हुआ करते थे। उन्हीं राजाओं के साथ जब इनके संबंध अच्छे हुए तो उनमें से कुछ संस्थानिक बन गए। ठाकरे ये उपनाम इन लोगों को मिला। हालांकि किताब में साफ साफ ये नहीं लिखा गया है कि शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का परिवार बिहार से आया, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि बिहार से जो लोग मध्य प्रदेश में जाकर बसे वो ठाकरे कहलाए। अब चूंकि बाल ठाकरे का परिवार मध्य प्रदेश से जाकर महाराष्ट्र में बसा, इसीलिए विवाद हो रहा है। लेकिन शिवसेना से लंबे समय से जुड़े वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि बाल ठाकरे का परिवार बिहार से आया। देखा, ये जो स्टेटमेंट दे दिया दिग्विजय सिंह ने, मुझे आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट देना उनकी आदत है। मैं नहीं मानता हूं कि ऐसी कोई बात है, और पुराने जमाने में क्या होगा वो उनको भी मालूम पड़ना मुश्किल है। ठाकरे परिवार बिहार से आया या नहीं, इस सवाल के बीच जिस किताब में लिखी गई बातों को बहस का आधार बनाया गया है, उस किताब में ये भी लिखा है कि जो भी बातें ठाकरे समाज के मगध से जाकर देश के अलग अलग हिस्सों में बसने के बारे में कही गई हैं, वो विवादित हो सकती। दिग्विजय सिंह इसी किताब का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ठाकरे परिवार मूलतः बिहार से है, मगध जो राज्य था उस इलाके से है। इतिहास बहुत पुराना है, विवादित भी है, लेकिन एक विवादित वक्तव्य की पुष्टि के लिए और एक विवादित इतिहास जो है वो बताया जा रहा है दिग्विजय सिंह द्वारा। तो क्या बिहार से आए बाल ठाकरे, क्या बिहार से आया ठाकरे परिवार, यह बड़ा सवाल। इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जगदम्बिका पाल जी मौजूद हैं। हमारे साथ इसके अलावा हिंदी सामना के संपादक प्रेम शुक्ला जी भी जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ प्रताप आस्पे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस चर्चा में। और हमारे साथ राम उग्र सिंह, मुंबई बीजेपी के उपाध्यक्ष, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाए, प्रताप आस्पे जी आपसे अगर मैं शुरुआत करूं, जो दिग्विजय सिंह ने कहा उसके बाद उद्धव ठाकरे की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो किताब है, जिस किताब को वो सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं, उस किताब में जो कुछ लिखा गया है वो ठाकरे समाज के बारे में लिखा गया है, ठाकरे परिवार के बारे में नहीं। क्या आपको लगता है जिस तरह से ये बयानबाजी चल रही है, जो उद्धव ठाकरे ने भी जवाब दिया है, वो कहीं जाकर इस मुद्दे पर घिर गए हैं दिग्विजय सिंह ने जो उन पर वार किया था?
मुझे ऐसे लगता है कि ये बात सही है कि उद्धव जी ने जो कहा है कि वो पर्टिकुलरली ठाकरे फैमिली के बारे में नहीं है, मगर वो जो है वो बात जो चांद्रसेनी कायस्थ प्रभु समाज जो है वो मगध देश का कई साल, 1000 साल पहले या 1200 साल पहले वो मगध देश से निकले और देश के जगह जगह वो चले गए, यानी कि कश्मीर चले गए, राजस्थान चले गए, भोपाल चले गए, मध्य प्रदेश में गए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हाँ, ये जो सीकेपी समाज है चांद्रसेनी कायस्थ प्रभु, वो हर जगह देश के इसमें बटते गए, बसते गए। वैसे ही महाराष्ट्र में वो आए होंगे सारा सीकेपी समाज, क्योंकि और यहाँ पे भी ऐसा है कि उनके जो परिवार है सीकेपी के, वो यहाँ के राजा और महाराजाओं के साथ रहते थे। आप शिवाजी महाराज जो थे महाराष्ट्र के, जिन्होंने उनका राज स्थापन किया था, उनके मंत्रिमंडल में भी एक चांद्रसेनी कायस्थ प्रभु प्रधान थे जी। बालाजी आपजी उनका नाम था। तो यहाँ के जो सीकेपी समाज है वो यहाँ शिवाजी, शाहू महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज इनके साथ रहे, मगर पेशवों के साथ उनकी जमी नहीं। और ब्राह्मण और सीकेपी उनमें थोड़ा सा तनाव निर्माण हो गया था और झगड़ा भी हो गया था। इसके लिए सारा सीकेपी समाज जो है वो बहुजन समाज के साथ में, यानी कि मराठा, उसके दलित दलितों के साथ में रहते हुए ये आज तक काम करते आए। जी जी, मैं ये कहूंगा इसके बारे में। जी, ये जो पूरा इतिहास है, ये जो आपने बताया, इसमें कहीं ना कहीं, चाहे वो 1200 साल पहले की बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं पलायन हो रहा था। तब भी भारत में एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे और उसी तरह से कायस्थ समाज से जुड़ा हुआ ठाकरे परिवार भी या उनके वंशज, उनके पूर्वज महाराष्ट्र पहुंचे। और इसमें दूसरी बात यह है जो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था, एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाह रहा था कि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि ये ठाकरे समाज की बात हो रही है, ठाकरे परिवार की नहीं उस किताब में, तो क्या ठाकरे परिवार ठाकरे समाज का हिस्सा नहीं है? वो बिल्कुल है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जो कहा है ऐसा है, वो सारा सीकेपी समाज के बारे में है, ठाकरे के बारे में है। ठाकरे लाल भोपाल में बसे थे और वहां से उन्होंने स्थलांतर कर दिया, वो जगह जगह पे गए। वैसे वो महाराष्ट्र में भी आए होंगे वैसे, और वो मगर उनका मैं एक कहूंगा इनके बारे में, ठाकरे फैमिली के बारे में या सीकेपी समाज के बारे में पर्टिकुलरली, वो सारा समाज जो है वो बहुजन समाज के साथ में रहा। शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, संभाजी महाराज के साथ रहा। पेशवों के साथ उनकी कोई जमी नहीं जी। मगर उसके बाद में मुझे संयुक्त महाराष्ट्र का, अभी ये ठाकरे जो है केशव सीताराम ठाकरे, इनके बाला साहब ठाकरे के पिताजी यहाँ के संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में थे। बहुत सारे सीकेपी समाज के लोग जो थे जी। वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में सामाजिक सुधारणा जो थी, अस्पृश्यों का जो संघर्ष शुरू हुआ था यहाँ और उसमें वो जुड़े हुए थे, उसमें भी शामिल हुए थे जी हमारे साथ। और दूसरा जी बोले, मुझे एक बात और कहनी थी जी। ये बात ऐसी है कि ठाकरे फैमिली या ये जहाँ के भी जो भी सीकेपी समाज के लोग हैं, वो यहाँ पे आने के बाद उन्होंने यहाँ की संस्कृति जो है वो स्वीकार ली, यहाँ की भाषा जो है वो भी स्वीकार ली, उसका सम्मान किया और वो पूरे इस संस्कृति में समा गए थे। तो अभी ऐसा कि 1000 साल के पहले आने के बाद अभी जो स्थिति है वो पूरे मराठी बन गए हैं आजकल। जी मराठी बन गए, लेकिन सवाल जो प्रताप जी जो सवाल उठता है वो ये कि कभी तो आए, और चाहे 1000 साल पहले आए या 1200 साल पहले आए और उस समाज में उस संस्कृति का हिस्सा बन गए। तो अगर तब भी ऐसा ही होता कि किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं दिया जाता, तो फिर कैसे वहां पहुंचते और कैसे उस समाज का हिस्सा बनते और कैसे अपनी तरफ से जो कुछ उन्होंने किया उस समाज के लिए वो कैसे कर पाते। हमारे साथ बीजेपी के उपाध्यक्ष मुंबई के राम उग्र सिंह जी भी मौजूद हैं। राम उग्र सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये भी एक इसका पक्ष हो सकता है देखने का इस पूरे मामले को कि कभी तो आया वो ठाकरे परिवार यहाँ पर, ठाकरे परिवार नहीं उनके वंशज ही सही, अगर इसी तरह की पाबंदियां होती जिस तरह की बात वो करते हैं अब बाल ठाकरे, तो फिर तो कुछ भी नहीं होता। किस तरह से समाज में तरक्की होती, किस तरह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते? जी, ये बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात में विश्वास करती है कि इस देश का नागरिक कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी,
उन्होंने खुद परमिट सिस्टम के खिलाफ जो जम्मू कश्मीर में लागू किया था नेहरू जी की सरकार ने, शेख अब्दुल्ला की सरकार ने, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। वे बिना परमिट का कश्मीर में गए और उसी कश्मीर में उनका निधन हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मूलतः सिद्धांत है कि इस देश का जो नागरिक है उसको इस देश में कहीं आने जाने के लिए किसी तरह की पाबंदी की, परमिट की, लाइसेंस की जरूरत नहीं है। यानी जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, यानी है। जो उद्धव ठाकरे अभी कह रहे हैं कि बिहार से जो लोग आएंगे उनको परमिट लेना होगा, आप इसका विरोध करते हैं? हम उसको मानते ही नहीं। विरोध तो बात की बात आती है, हम उसको मानते ही नहीं कि कभी भी हम इस बात को सहमत नहीं हो सकते कि हिंदुस्तान का आदमी बिहार से आए, महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र से बिहार जाए, यूपी जाए, मध्य प्रदेश जाए, उसको परमिट लागू हो, यह इस देश में संभव ही नहीं है। जी, हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी मौजूद हैं, हिंदी सामना के संपादक हैं। प्रेम शुक्ला जी भी जुड़ गए। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना राम उग्र सिंह जी का कहना, बीजेपी लगातार यही कह रही है कि वो इस बात को मानते ही नहीं जो बात राज ठाकरे ने कही है कि परमिट सिस्टम लागू होना चाहिए। लेकिन ठाकरे समाज से भी खुद को अलग कर लिया ठाकरे परिवार ने। क्या घिर गए हैं दिग्विजय सिंह ने जो हमला किया उसमें? नहीं, एक तो दिग्विजय सिंह ने पूरी बातें जो है गलत कही है। मैं उस पुस्तक, मेरे पास वो पुस्तक पढ़ी हुई है। आप उस पृष्ठ में जो 45 नंबर का हवाला दिया जा रहा है, पृष्ठ संख्या 45, वो ग्रामण्यांचा साध्यंत इतिहास यानी सीकेपी समाज के बहिष्कार का इतिहास है। और सीकेपी समाज का इतिहास उसमें पृष्ठ क्रमांक 363 और 64 में है, आप उसको भी देख लीजिए। और उसका 371 नंबर पृष्ठ पर है। ये दोनों सिद्ध करते हैं कि चांद्रसेनी कायस्थ प्रभु ये मूलतः चिनाब की घाटी कश्मीर से अयोध्या आए। अवध में जो है वो काय नाम का स्थान था, वहां से उन्होंने बाकी स्थानों पर गए हैं। मगध में भी उनका कोई एक कुनबा गया होगा जहां पर बहिष्कार किया गया। ये इतिहास है। तो एक तो दिग्विजय सिंह पूरी पुस्तक को बिना पढ़े कोई बात कर रहे हैं। दूसरी, अब इसमें आपने जो मुद्दे की बात की, देखिए ठाकरे परिवार ये नहीं कह रहा है कि कोई आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए नहीं। उनका जो स्थानीय लोकाधिकार का आंदोलन है वो संसाधनों के विकेंद्रीकरण का आंदोलन है। वो आंदोलन ये है कि बिहार के आदमी को बिहार में रोजगार मिलना चाहिए, महाराष्ट्र के आदमी को महाराष्ट्र में रोजगार मिलना चाहिए, उत्तर प्रदेश के आदमी को उत्तर प्रदेश में रोजगार मिलना चाहिए। जब आप वहाँ रोजगार के साधन नहीं पैदा करते, परिणाम स्वरूप वहाँ की जो भीड़ है वो दूसरे प्रदेशों में जाती है और वहाँ की स्थितियां बिगड़ती हैं। और जो अभी वर्तमान बात है उद्धव जी की, उन्होंने ये कहा कि जब सीआरपीसी की धारा 45 के तहत इसका प्रावधान है कि महाराष्ट्र की पुलिस किसी आतंकवादी के खिलाफ बिहार की पुलिस से परमिशन लिए बिना कार्रवाई कर सकती है, इस पर अगर वहां से धमकी आती है कि यदि आतंकियों को आपने पकड़ा तो हम गिरफ्तार कर लेंगे, तो यदि ऐसा करते हैं तो हमको परमिट लगाना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा है। उसको आपने जो है तिल का ताड़ बनाने की कोशिश की। अब हम आ जाते हैं दिग्विजय सिंह। नहीं, प्रेम शुक्ला जी फिलहाल हम रुक रहे हैं। आप इस बात पर अपना पूरा पक्ष रखिएगा, लेकिन जो आपने अभी बातें उठाई हैं, जी प्रेम शुक्ला जी, लेकिन अभी जो आपने बातें उठाई है उसी पर बात को आगे बढ़ाएंगे। दिग्विजय सिंह के आरोप पर भी पक्ष रखना आवश्यक है। दिग्विजय सिंह के आरोप पर जी आप अपना पक्ष रखिएगा दिग्विजय सिंह के आरोप पर। ब्रेक के बाद आप अपना पक्ष उस पर रखिएगा, लेकिन जो बातें अभी आपने सामने रखी है उसमें आप ये बात मान रहे हैं कि कभी ना कभी वो कायस्थ समाज से ताल्लुक रखने वाला ठाकरे परिवार मगध पहुंचा और वहां से मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र आया, तो क्या अगर इसी तरह का परमिट सिस्टम होता तो क्या वो तब वहां आ सकते थे? फिलहाल कुछ देर के लिए जवाब लेंगे आपका इतिहास। जी और वो शिव छत्रपति जहां से महाराष्ट्र की जो रचना है जी। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है, क्या बिहार से आए बाल ठाकरे? प्रेम शुक्ला जी, अभी जो आप जानकारी दे रहे थे उस सारी जानकारी से इतनी तो बात आप मानेंगे कि कभी ना कभी मगध से होते हुए महाराष्ट्र पहुंचा ठाकरे परिवार या उनके वंशज पूर्वज? मगध से कभी होते हुए नहीं आए। नहीं, आप मगध से होते हुए नहीं, अवध से होते हुए आए जी। लेकिन ये 7वीं सदी की बात है, जब इस्लाम इस दुनिया में आया नहीं था, उस समय की बात है। और छत्रपति शिवराय के पहले मराठों का और महाराष्ट्र का कोई इतिहास जो है आधुनिक संदर्भों में लिखा नहीं जाता। और छत्रपति की सेना में ठाकरे परिवार युद्ध कर रहा था, ये भी इसी इतिहास में है। जी प्रेम शुक्ला जी, लेकिन जो इसमें मोटी बात है वो ये कि वो कहीं से आए। उन दिग्विजय सिंह का इतिहास वो खींची उपजाति के हैं और खींची उपजाति के बारे में नहीं
जी नहीं, चलिए, अगर वाले का भी तो मगध से नहीं अवध से आए, नहीं आए तो अवध से आए, और अवध यूपी का हिस्सा है एक तरह से, और यूपी के लोगों पर भी आप लोग इसी तरह की राजनीति करते रहे हैं। खिचीज में लिखा गया है कि दिग्विजय सिंह नहीं, लेकिन ये आधुनिक संदर्भों में हम 7वीं सदी के इतिहास को मान्य कर सकते हैं क्या? ये प्रश्न है। आधुनिक संदर्भों में हम 7वीं सदी के इतिहास को 7वीं सदी में जो जहां था वहां जाकर बच सकता है क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं, तो आप कह दीजिए चाहे कि हम मगध से आए, अवध से आए, 7वीं सदी में उससे क्या फर्क पड़ता है? इस तरह का आपका दर्प है तो उस पर टिप्पणी भी नहीं चाहते जी। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो आज बयान दिया उसमें उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये तर्क दिया कि वो तो हमारे बात थोड़ी ना हो रही है, वो तो ठाकरे समाज की बात हो रही है। उन्होंने जो आप तर्क अभी दे रहे हैं, ये तर्क उन्होंने नहीं दिया। हाँ, उनका समाज, हाँ, वो ठाकरे कुल की बात की, वो ठाकरे कुल की बात तो स्वीकार कर रहे हैं। ठाकरे समाज, चांद्रसेनी कायस्थ प्रभु समाज जो है, उसका एक हिस्सा, कोई हिस्सा मगध में रहता था, ये पुस्तक कहती है। लेकिन उसका मूलभूत हिस्सा जो जहां से जन्मा है, चूंकि यहाँ राजवड़े नामक के एक इतिहासकार हुए, उन्होंने चांद्रसेनी कायस्थ प्रभुओं के खिलाफ बड़े अपशब्द भरी भाषा का इस्तेमाल किया। उसका जवाब आदरणीय प्रबोधनकार जी ने लिखा था। उसे बहुत स्पष्ट कहा गया है कि चांद्रसेनी कायस्थ प्रभु चिनाब की घाटी से निकले, अवध में आए और अवध से बाकी स्थानों पर बिखरे, और महाराष्ट्र में भी उसका एक हिस्सा आया। लेकिन ये शिव छत्रपति, जब मराठा इतिहास प्रारंभ होता है, उसके पहले ठाकरे परिवार महाराष्ट्र का वासी है, और ठाकरे कुल जो है वो लगातार शिव छत्रपति की सेना में लड़ता रहा है। जबकि दिग्विजय सिंह के जो पितामह हैं, वो झांसी की रानी से गद्दारी कर रहे थे, ये भी इतिहास है। खिजी संप्रदाय जिस जात के लेकिन वो धन लेकर लड़ने के लिए कुख्यात है जी। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आप तो ये कह रहे हैं ना कि 7वीं सदी के इतिहास के बारे में हम आज के समाज में बात नहीं कर सकते हैं। प्रेमी के बारे में जो आज हो रहा है उसके बारे में हो सकता है इसी तरह से 100 साल के बाद ये कहा जाए कि जो आज कहा जा रहा था, जो शिवसेना कह रही थी, उसके बारे में तब कुछ बात नहीं हो सकती हो। ऐसे आप इतिहास को कह रहे हैं ना कि इतिहास के बारे में अभी बात नहीं की जा सकती जो 7वीं सदी में हुआ। लेकिन क्या इतिहास लेकिन क्या इतिहास में ही आज का भी जो दृश्य है वो देखने को मिलता है? उनका परिवार भी बिहार से ही आया था। हमारे परिवार के बारे में नहीं लिखा है। ऐसी स्टेटमेंट देना उनकी आदत है। क्या बिहार से आए बाल ठाकरे, इस पर बड़ी बहस जारी है। लेकिन आपको बता दें, शिवसेना इस बात से इनकार कर रही है कि बाल ठाकरे बिहार से आए, लेकिन दिग्विजय सिंह अपने दावे पर कायम हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो सिर्फ इतिहास का जिक्र कर रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे बिहार से नहीं आए तो कहां से आए, ये बता दें। देश में इन दोनों राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, और उस गर्माहट में एक आवाज मुंबई से भी उठ रही है, जिसको हवा देने का काम कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। सर, आपने ठाकरे परिवार को बिहारी बता दिया। मैंने नहीं बताया है। मैंने तो शिवसेना भाजपा की सरकार के समय जो माननीय बाला साहब ठाकरे के पिताजी प्रबोधनकर जी ठाकरे ने इतिहास लिखा था ठाकरे परिवार का, उसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि मगध से वो लोग भोपाल आए, भोपाल से वो परिवार गया चित्तौड़गढ़, जहां चित्तौड़गढ़ से फिर मांडवगढ़ आए। वहां पर उनके तत्कालीन मुस्लिम बादशाहों के बहुत उन्होंने प्रशंसा की है, और उसके बाद वो वहां से पुणे गई। प्रबोधनकर ठाकरे जी का शिक्षा दीक्षा भी देवास में हुई है, मध्य प्रदेश में। कहने का मेरा मतलब ये है कि इस देश में हर व्यक्ति को अपने रोजी रोटी के लिए किसी भी प्रांत में जाने के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। मुंबई पहले क्या था? 300 साल पहले मुंबई क्या था? वहां कोली जो मछुआरे हैं उनका गांव था, बाकी सब बाहर से आए। कुछ अभी आए, कुछ 100 साल पहले आए, 50 साल पहले आए। तो मुंबई शहर ने रोजी रोटी, करोड़ों लोगों को रोजी रोटी आज मिल रही है, इसलिए मुंबई का आकर्षण है। लेकिन महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्रियंस, क्या रोजी रोटी के लिए बेंगलोर में नहीं रहते? क्या रोजी रोटी के लिए हैदराबाद नहीं जाते? क्या रोजी रोटी के लिए लखनऊ नहीं जाते? या रोजी रोटी के लिए पटना नहीं जाते? क्या अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, दुबई नहीं जाते?
रोजी रोटी के लिए तो आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। इसलिए देश को बांटने का काम न करें। इस देश में हम सब एक हैं और हम सबको अपना जीने का अधिकार है, रोजी रोटी का अधिकार है। इसको ना बाला साहब ठाकरे रोक सकते, ना राज ठाकरे रोक सकते, ना उद्धव जी रोक सकते। उद्धव जी ने कहा है कि जो किताब है वो समाज के बारे में है, परिवार के बारे में नहीं है। परिवार उनका पुश्तैनी वहीं रहा है। तो उसका इतिहास ला दें, उसका इतिहास बता दें कि आज से कितने वर्ष पहले कहां से वो आए और कब पहुंचे, ये बता दें। उद्धव ठाकरे आपके बड़े पुराने दोस्त भी हैं, मध्य प्रदेश भी आते रहते थे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने। उन्होंने कहा है दिग्विजय सिंह जी को ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए, आपके बारे में कुछ वो ऐसा बोलना है जो मैं बोल नहीं सकता हूँ। उद्धव ठाकरे जी मेरे मित्र हैं और आज भी हैं। ठीक है, वो दबाव उनके ऊपर हो सकता है। हम दोनों को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक है और हम दोनों ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी साथ साथ की है। अब उन पे दबाव बना हुआ है परिवार का, तो उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं उसको बुरा भी नहीं मानता। प्रेम शुक्ला जी, दिग्विजय सिंह को आपने सुना, वो लगातार अपने बयान पर कायम है और उन्होंने कहा है कि अगर जो वो कह रहे हैं, जो प्रबोधनकर ठाकरे की जो किताब है उसमें जो कहा गया, अगर वो सही नहीं है तो कहां से आए, कब आए, ये बता दें। वही प्रबोधनकार ठाकरे जी की पूरी किताब, चूंकि उनको मराठी आती नहीं, हिंदी में उसका अनुवाद है नहीं, किसी ने उनको उसका अंश दे दिया है और उसको लिए वो परेशान है। जो उस पूरी किताब को पढ़ेंगे तो वो बहुत स्पष्ट हो जाता है कि चांद्रसेनी कायस्थ प्रभुओं के संदर्भ में राजावड़े नामक इतिहासकार ने जो टिप्पणी की थी, अपशब्द किया था, उसका जवाब आदरणीय प्रबोधनकार ठाकरे जी ने, श्रद्धेय प्रबोधनकार जी ने लिखा था। उसमें बहुत स्पष्ट कहा गया है कि वो चिनाब की घाटी से है। लेकिन वो कब की बात है, मानवता का जो जिस तरह से विकास हुआ और जिस तरह से लोग गए, उस तरह का इतिहास है वो। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी अगर 7वीं सदी में, वो बहुत साफ है, प्रेम शुक्ला जी, समाप्त हो चुकी है। प्रेम शुक्ला जी अगर 7वीं सदी में, तो बात पूरी नहीं होगी। अगर 7वीं, सुन लीजिए बात मेरी, तो उसका जवाब है, उसी का जवाब मैं दे रहा हूं आपकी, अगर 7वीं का जवाब देना चाह रहा हूं, उसी का जवाब देना चाह रहा हूं। 7वीं सदी में युद्ध काल था, आज जब हम 21वीं सदी में बैठे हैं, शांति काल है, जब हम विकास का विकेंद्रीकरण कर सकते हैं, तब हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे बीमारू प्रांतों का विकास न करके उनकी आबादी को शहरों में यदि भेज देंगे और उसे शहरों में जहां के, मान लीजिए हमारा क्षेत्रफल, हम मुंबई के लोग कैसे जी रहे, आप लोकल ट्रेन में जाकर देखिए ना, तो आप स्थानीय आबादी को तो बाहर भेज नहीं सकते, लेकिन बाहर की आबादी को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आपने अपनी बात की कि अब विकास होना चाहिए, अपराध की घटना, अब विकास होना चाहिए। जी आपने अपनी बात सामने रखी, इस पर विजय कुछ कहना चाहते हैं। जी विजय, कहें। उनको गिरफ्तार करने के लिए आप, प्रेम शुक्ला जी मेरे 2 सवाल हैं छोटे छोटे। प्रेम शुक्ला जी आपने अपनी बात रख दी, मेरे 2 सवाल हैं। अगर 7वीं सदी में ठाकरे परिवार बिहार या मगध से भी आया तो क्या फर्क पड़ता है, पहली बात। और दूसरी जो आप कह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों को अपने अपने इलाके में विकास करना चाहिए ताकि लोगों की आबादी का मूवमेंट नहीं हो, तो मुंबई में भी तो मुंबई के लोग कम है, मुंबई में महाराष्ट्र के दूसरे शहरों से भी तो लोग आ रहे हैं, उन मराठी लोग आ रहे हैं, क्या उन पर भी आप रोक लगाएंगे फिर? हाँ, लेकिन वो राजधानी है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, अहमदाबाद गुजरात की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश के आदमी को रोक सकते हैं क्या? राज्य का विकास होना चाहिए तो शहरों का भी तो विकास होना चाहिए ना। राजधानी है, इसी व्यवस्था से बनाई है। तो फिर पूरे महाराष्ट्र का भी विकास होना चाहिए, लोगों को वहां पर भी मौके मिलने चाहिए। हमारे साथ राम उग्र सिंह जी मौजूद हैं बीजेपी से। उत्तर प्रदेश के लोगों पर, राम उग्र सिंह जी, ये कहना प्रेम शुक्ला जी का कि बिहार का विकास नहीं हो रहा है, इस वजह से बिहार के लोग यहाँ आ रहे हैं, आपकी तो वहाँ सरकार है, आपत्ति लेती है, आप वहां पर लोगों का विकास नहीं कर रहे हैं, वहां मौके नहीं दे रहे हैं, इस वजह से वो यहाँ आ रहे हैं। देखिए, मौके नहीं दे रहे हैं ऐसी बात नहीं है। यह भी देखा जाना चाहिए कि आजादी के बाद केंद्र की सरकारों ने, जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने बिहार या उत्तर प्रदेश पर कितना पैसा उनके विकास पे खर्चा किया और दूसरे राज्यों पर कितना किया। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य हमेशा केंद्र सरकार द्वारा दुर्लक्षित रहे। माननीय अटल जी की सरकार के बाद ही विकास की एक नई दिशा शुरू हुई है। लेकिन तब से अब तक क्या किया आपने? अभी तो आपकी सरकार वहां पर है राम उग्र सिंह जी, लेकिन ये भी कि क्या जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि इस तरह के बयान देने से देश को बांटने की कोशिश होती है, क्या आपको लगता है कि इन बयानों से देश को बांटा जा रहा है? जैसे दिग्विजय सिंह एक बात को विवादास्पद बना रहे हैं, मैं दिग्विजय सिंह से सहमत नहीं हूं।
माननीय बाला साहब ठाकरे का परिवार या आदरणीय प्रबोधनकार ठाकरे का परिवार एक सम्मानित परिवार है, और एक सम्मानित परिवार को बार बार विवाद में घसीटना यह मैं उचित नहीं मानता, और किसी भी हालत में हम दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत नहीं है। नहीं तो वो लेकिन जहां तक जी, लेकिन ये तो प्रेम शुक्ला जी भी मान रहे हैं ना, जो किताब में लिखा गया है वो सब सही है, ये तो प्रेम शुक्ला जी भी मान रहे हैं, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। उस किताब के बारे में दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, तो वो असम्मानित क्या बात कर रहे हैं? मैंने वो पुस्तक पढ़ी नहीं है, और जब तक मैंने पढ़ा नहीं तो उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं दूंगा। लेकिन यह है कि जो विस्थापन जो है या पलायन जिसको आप कह सकते हैं, इस देश में जोशी एक सरनेम, जोशी एक है सरनेम, यह कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है। इसका मतलब यह परिवार पूरे देश में आते जाते रहे हैं। शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना पूरे देश में की है, इसलिए की है कि यह देश की एकात्मता का एक प्रतीक है। इसलिए प्रेम शुक्ला जी हमारे साथी हैं, लेकिन उसकी इस बात से मैं सहमत नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में रह जाएं, बिहार के लोग बिहार में रह जाएं और महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र में रह जाएं। मधु लिमये जी वो बिहार के बांका से 2 या 3 बार सांसद चुने गए थे। ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन भीड़ बिहार के किसी व्यक्ति ने कब देखिए नहीं भीड़ बनाने वाली सवाल, देखिए भीड़ बनाने वाली सवाल नहीं है, कोई भीड़ में नहीं आता है, रोजी रोटी के लिए आता है, और आज वह चीज शायद थम भी रही है, धीरे धीरे वह बात रुक रही है, लोग नहीं आ रहे हैं। तो मेरा कुल मिलाकर ऐसा लगता है दिग्विजय सिंह लंबी लाइन खींचने में बड़े माहिर हैं, और छोटी छोटी जो चुटकियां लेते हैं उसमें बड़े माहिर हैं। और ये जितना विवाद चल रहा था कि महाराष्ट्र की सरकार कुछ नहीं कर रही, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे लगातार कोई ना कोई बयानबाजी करते रहते हैं और महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाती, तो उस विवाद से बचने के लिए एक बड़ा बयान उन्होंने दे दिया। और अब इसमें चूंकि बाल ठाकरे के पूरे परिवार की पूरी राजनीति बिहार और यूपी के लोगों को कोसने में बीतती है, तो इसलिए अब उनको ये क्या वो बिहार से आए, ये बड़ा सवाल उठाकर इनकी बाल ठाकरे परिवार की पूरी राजनीति की घेराबंदी कर रहे हैं। जब ये कैसे बचे इसमें से? जी प्रेम शुक्ला जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। मूल में ऐसा है, यह जो नहीं जो बात शुरू हुई वह 11 अगस्त की घटना के बाद शुरू हुई। दिग्विजय सिंह चाहते हैं इस तरह के विवाद बनाए जाएं कि 11 अगस्त की घटना लोगों के दिमाग से निकल जाए। लेकिन इस तरह का बयान, लेकिन इस तरह का बयान तो राज ठाकरे की तरफ से भी आया ना, बयान तो उधर से भी आ रहे हैं, लेकिन जो आरोप लगते रहे कांग्रेस पार्टी पर या सरकार पर महाराष्ट्र की, वो ये लगते रहे कि वो नजरअंदाज करते हैं और इस तरह के बयान, महाराष्ट्र की इस तरह के जो बयान है उस पर कार्रवाई नहीं करते। प्रताप आसवे जी, लेकिन हमारे साथ प्रताप आसवे जी मौजूद है, उनसे मेरा एक सवाल। प्रताप आसवे जी, जो अभी विजय विद्रोही ने बात सामने रखी, बयान आया है जी, विजय विद्रोही जी की बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ कांग्रेस के मुख्यमंत्री राज ठाकरे जी को सपोर्ट कर रहे हैं जी। यही मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहा है, ये भी तो उचित नहीं है जी। प्रताप आसवे जी, लेकिन जो अभी विजय विद्रोही ने सामने रखी बात, उस पर आपका पक्ष जानना चाहेंगे कि क्या जिस तरह से जो राजनीति पूरी ठाकरे परिवार की, जो राज ठाकरे की या बाल ठाकरे की जो राजनीति है, जिसमें उत्तर प्रदेश से आए लोग या उत्तर जो भारतीय लोग हैं उनको कोसने में बीतती है वो राजनीति, उस पर कहीं ना कहीं जिस तरह से हमला किया है दिग्विजय सिंह ने, उनके लिए मुश्किल हो रही है अब इस बात का सामना करना कि वो खुद मगध से आए या अवध से आए? बहन जी, मैं 2 बातें स्पष्ट रूप के तौर पे रखना चाहता हूं। एक बात तो सही है कि पूरा की पूरा सीकेपी समाज जो है, यानी कि चंद्रसेनीय कायस्थ समाज, वो चाहे वो मगध से आया हो या अवध से आया हो या चिनाब की घाटी से आया हो, वो कहीं ना कहीं बाहर से आया है। एक पहली बात है। दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ के जो मूल निवासी है, वो जो बसे होते हैं यहाँ पे, उनका कोई ना कोई गांव रहता है, वो कोई ना कोई गांव से जुड़े हुए रहते हैं। वो जैसे कि शिंदे है, होलकर है, यानी कि जोशी है, गाडगीळ है, किसी भी समाज के लोग हो, या ब्राह्मण हो, मराठा हो, क्षत्रिय हो या अछूत हो, वो सारे के सारे जो मूल निवासी है वो कहीं ना कहीं गांव से जुड़े हुए होते हैं। वैसे अपन अगर आप देखे जाए तो सीकेपी समाज के कोई ऐसे गांव नहीं है, वो कोई गांव से जुड़े नहीं, वो क्योंकि वो बाहर से आए हैं, तो वो बाहर से बिखरे हुए अलग अलग जगह पे वो बस गए। ये बात सही है। और वो बसने के बाद उन्होंने मैं दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा आपको
कि वो बाहर से आए हैं, ये बात तो सही है, इसमें कोई ये नहीं है। और दूसरी बात इसमें ऐसी है कि यहां पर सीकेपी समाज आने के बाद ये सारे चांद्र सेनी कायस्थ प्रभु समाज के लोग आम लोगों में बस गए, उनकी संस्कृति उन्होंने स्वीकार यही की। तो हम कह रहे हैं, अगर बाहर से आए हैं तो क्या फर्क पड़ता है? यानी इनकी राजनीति, आपको लगता है कि पूरी राजनीति जो कर रहे हैं वो बिल्कुल हाशिए पे चली जाएगी? नहीं, तो ये बात है, ऐसे है कि अगर वो यहाँ पे है और यहाँ का समाज भी जो है उनको बाहर के मानते नहीं। अभी ऐसा है कि बाहर सुनिए, ऐसी बात है या महाराष्ट्र के लोग भी ऐसे हैं कि ठाकरे परिवार को बाहर के मानते नहीं। ठाकरे परिवार को बाहर का नहीं मानते, लेकिन अब जिस तरह से ठाकरे परिवार अपनी सफाई इस पर पेश कर रहा है, क्या उससे उनकी राजनीति पर असर पड़ेगा? उनका परिवार भी बिहार से ही आया था। हमारे परिवार के बारे में नहीं लिखा है। ऐसी स्टेटमेंट देना उनकी आदत है। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। क्या बिहार से आए बाल ठाकरे? और प्रेम शुक्ला जी, आपके लिए एक सवाल है विजय विद्रोही जी का। विजय विद्रोही जी। प्रेम शुक्ला जी, मेरा आपसे एक सीधा सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप सीधा जवाब दें। प्रेम शुक्ला जी, आपका परिवार मुंबई में कहां से आया, किस राज्य से आया, क्यों आया, और क्या उद्धव ठाकरे की सलाह मानते हुए आपका परिवार आप वापस उसी गांव में, उसी राज्य में चले जाएंगे जहां से आप आए हैं? ठीक है, मूलतः उत्तर प्रदेश से आया, सुल्तानपुर से आया हूं, और आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने मेरे परिवार को मुंबई से वापस लौट जाने की कभी बात नहीं की है। अभी आपने कहा ना, अभी आपने कहा ना कि राज्यों में 1995 तक जो लोग चले आए और उन लोगों के जो लेबर क्लास की बात करें, सुन लीजिए आप बात पूरी सुन लीजिए। मतलब लेबर क्लास के लोग नहीं जा सकते। लेबर नहीं आए, बड़े अफसर और दूसरे लोग हैं, या आप जैसे लोग आ जाए, बड़े लिखे लोग आ जाए, लेबर क्लास काम करने के लिए ना आए। हमारे पितामह नहीं, क्वालिटी को तो रोका ही नहीं जा सकता है, लेकिन लेबर क्लास को मेरे परिवार वालों को अगर हमाली की नौकरी करने के लिए उत्तर प्रदेश से मुंबई आना पड़े तो अच्छी स्थिति नहीं है। और लेबर जो बड़े पैमाने पर एक दूसरी जगह से विस्थापित हो रहा है, उसमें समस्याएं पैदा हो रही है, ये सत्य है, इसको आप इंकार नहीं कर सकते हैं। नहीं तो इसलिए अगर आपको गांव के करीब ही नौकरी मिल जाए, अगर उत्तर प्रदेश का विकास हुआ होता तो हमको अपॉर्चुनिटी की तलाश में हमारे परिजनों को मुंबई क्यों आना पड़ता? तो हम कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी दे दो, वो आप देने के लिए तैयार नहीं। हम मुंबई में कुछ कमा खा रहे हैं तो हमारे लोगों को भी कैसे डिस्टर्ब किया जाता है? प्रेम शुक्ला जी, क्या ये उन तमाम परिवारों, उन तमाम लोगों की भी यही हकीकत नहीं है क्या कि वो अपनी रोजी रोटी ढूंढने के लिए ही आते हैं मुंबई में या महाराष्ट्र में? क्या यही हकीकत बाकी उन तमाम परिवारों की नहीं है? हर परिवार की हकीकत है, जो बड़े पैमाने पर विस्थापित हुए हैं, लगभग हर परिवार की हकीकत है। और जो मुंबई में बस गया है वो मुंबईकरों की तरह सोचता है, उसकी समस्याएं मुंबईकरों की तरह है।